क्या आपको पता है जीएसटी आईटीसी की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें से अगर आपने एक भी फुलफिल नहीं करी तो आपका पूरा आईटीसी रिवर्स हो सकता है, आपको इंटरेस्ट लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। तो मेरे पास काफ़ी बिजनेसमैन आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने गुड्स परचेज किए, उसका पेमेंट भी कर दिया, बिल भी ले लिया, तो हम आईटीसी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये सारी कंडीशंस चेक कर लो, अगर ये आप फुलफिल करते हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। तो वो सारी कंडीशंस क्या हैं, आज उन सारी कंडीशंस को हम डिटेल में समझेंगे। और जो उसमें लास्ट वाली कंडीशन है वो ऐसी है कि ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं, काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होती और इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा नोटिस आते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके आईटीसी से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी में आईटीसी की कंडीशंस को सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बताता है। यही आपको बताता है हु कैन टेक आईटीसी एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, यानी कौन आईटीसी ले सकता है और क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। तो ये एक बात जो हम सबको पता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक आईटीसी, यानी कि आपको आईटीसी लेने के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। अब आईटीसी होता क्या है, आपने जो गुड्स परचेज किए या जो सर्विसेज आपने ली उस पर जो आपने जीएसटी पे किया आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। अब मेन कंडीशन जो जीएसटी की है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, वो ये है कि आपका आईटीसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर आपका आईटीसी पर्सनल पर्पस के लिए है, आपने कोई गुड्स अपने घर में लगाए हैं, कोई गुड्स आपके घर के यूज़ के लिए हैं या आपके पर्सनल नेचर के हैं, आपने गाड़ी ली, आपने घर में एसी लगाया, घर में टीवी फ्रिज लगाया, तो उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी आपको खाली बिजनेस पर्पस के गुड्स का ही मिलेगा। गवर्नमेंट भाई आपको बिजनेस पर्पस के लिए ही आईटीसी अलाउ करेगी, पर्सनल पर्पस के लिए क्यों ही करेगी। आईटीसी की जो अमाउंट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाती है। तो सिंपल फॉर्मूला है, आईटीसी जो है आपको एलिजिबल बिजनेस परचेज पे अलाउड हो जाता है। जैसे अगर आपने ऑफिस के लिए लैपटॉप खरीदा 1 लाख का, उस पर 18,000 का जीएसटी दिया तो आपको 18,000 का आईटीसी अलाउड हो जाएगा। अब बात आती है कि आईटीसी लेने के लिए कंडीशंस क्या हैं। तो 16(2) में ये 6 मेन कंडीशंस आपको बताई गई है, और भी कंडीशंस हैं जो रूल्स और प्रोविजोज में प्रिस्क्राइब्ड है, पर ये 6 मेन कंडीशंस हैं। सबसे पहले आती है पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। ये तो ज़्यादातर सबको पता है कि भाई आईटीसी लेना है तो आपको इनवॉइस तो जरूरी है। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस ही नहीं है तो आपको आईटीसी मिल ही नहीं सकता। अगर डेबिट नोट है तो डेबिट नोट होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास इनवॉइस ही नहीं है तो आपको आईटीसी मिल ही नहीं सकता। सेकंड कंडीशन आती है इनवॉइस मस्ट अपीयर इन जीएसटीआर 2B। इस कंडीशन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है केस 1। अगर आपने गुड्स परचेज किए थे सपोज 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को आपका इनवॉइस आया था, ठीक है। अब आपके जो सप्लायर है उसकी जो जीएसटीआर 1 की डेट थी अप्रैल की, वो थी आपका जो सप्लायर है उसकी जो जीएसटीआर 1 की डेट है वो है 11 मई 26। अब अगर उसने जीएसटीआर 1 यहाँ फाइल कर दी तो आपका 2B जो स्टेटमेंट है, 2B क्या होता है, एक आईटीसी का स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके सारे परचेज इनवॉइसेस का आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर उसने 11/5/26 में आप जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया आपके सप्लायर ने, तो आपका 2B जनरेट हो जाएगा 14/5/26 को और उसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप अप्रैल की 3B में आईटीसी ले सकते हैं। अब सेकंड केस आता है, सेम 7/4 का इनवॉइस है, आपका सप्लायर डीट है, उसने 11/5/26 में आपका सप्लायर डीट है, उसने 11/5/26 में जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, उसने फाइल करी साहब 13 मई 26 को। 13 मई 26 को उसने जीएसटीआर 1 फाइल करी, तो उस केस में जो आपका 2B जनरेट होगा ना 14 मई 26 को, अप्रैल वाला, उसमें वो आईटीसी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो क्या आप इसका आईटीसी 3B में ले सकते हो अप्रैल की में? आंसर है नहीं। अगर आपने आईटीसी ले लिया तो आपको इंटरेस्ट लग सकती है, आपको नोटिस भी आ सकता है। तो इसका आईटीसी आप कब लोगे? इसका जब अगले महीने के 2B यानी कि 14 जून 2026 को आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा, तब आप मई की 3B में इसको ले सकते हो। अगर आपने उससे पहले आईटीसी लिया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है और इंटरेस्ट भी देनी पड़ सकती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक जीएसटी की बहुत ही मेजर कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट होता है
कि रिसिपेंट मस्ट एक्चुअली रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसको समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। सपोज आपका 30/4/26 का एक इनवॉइस था, वो गुड्स आपके चले एमपी से, वो आपके पास 2 मई 26 को आए दिल्ली, रिसीव हुए आपको। अब आप अप्रैल की 3B फाइल कर रहे हो, ठीक है, 20 मई तक आप 3B फाइल करते हो। अब क्या आप अप्रैल की 3B में से ITC को ले सकते हो? आंसर है नहीं। आप अप्रैल की 3B में से ITC को नहीं ले सकते, पर आप कहोगे सर ये 2B में भी रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, 30/4 का इन्वॉइस भी है, मेरा इन्वॉइस अप्रैल का है, अप्रैल के 2B में भी रिफ्लेक्ट हो गया, हमारे सप्लायर कंप्लाइंट है, उसने चढ़ा दिया अप्रैल में। पर आप इसका ITC नहीं ले सकते क्योंकि गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुआ है। इसका ITC आप मई की 3B में लोगे। अगर आपने 1 महीने पहले इसका ITC ले लिया तो आपको इसे 1 महीने की इंटरेस्ट देनी पड़ सकती है। अब इसमें एक डीम्ड रिसिप्ट का कंसेप्ट आता है, इसको हम नीचे डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम एक केस लेते हैं। एक बंदा था A, एक बंदा था B और एक बंदा था C। A ने B से गुड्स परचेज करे और B को बोला तू डायरेक्टली C को सप्लाई कर दे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि B राजस्थान का है, C भी राजस्थान का है, A MP का है। A ने B को बोला कि तू डायरेक्टली गुड्स C को शिप कर दे और बिल मेरे को कर दे। इसको हम बोलते हैं बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। तो इस केस में आप कहोगे कि सर आप ये सब समझा रहे हो, इसका पर्पस क्या है आपका? इस केस में 2 ट्रांजैक्शन हुई। एक ट्रांजैक्शन तो हुई जो B ने सेल करे, B सोल्ड गुड्स टू A, और एक A ने सोल्ड किए गुड्स C को। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि गुड्स जो है एक्चुअली रिसीव होना चाहिए तभी आप ITC ले सकते हो। अब यहाँ वाले केस में देखें तो C को तो रिसीव हो गए, C रिसीव्ड गुड्स, लेकिन क्या A ने रिसीव किए? नहीं, A को तो गुड्स आए ही नहीं। तो A ITC कैसे लेगा? भाई B ने जो A को बिल काटा होगा, जो गुड्स का बिल काटा है, उसका A ITC कैसे लेगा? A को तो गुड्स ही रिसीव नहीं हुए। तो यहाँ पे हमारा प्रोविज़न कहता है कि इफ़ गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन बायर्स इंस्ट्रक्शन इट इज़ ट्रीटेड एज रिसीव बाय बायर। यानी कि अगर A के इंस्ट्रक्शन पर B ने C को माल दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि A ने गुड्स रिसीव कर लिया अगर C ने रिसीव कर लिए। यानी कि B ने गुड्स C को भेज दिए तो ये मान लिया जाएगा कि A ने भी वो गुड्स रिसीव कर लिए हैं और A भी ITC के लिए एलिजिबल होगा। ये केवल बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन के केस में ही हो सकता है। इसके बाद आता है ITC शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन GSTR 2B। अब रिस्ट्रिक्टेड ITC का क्या मतलब होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बंदा था रवि, वो एक बिजनेसमैन था, वो कुछ बिजनेस के पर्पस से गोवा जाता है। बिजनेस पर्पस से वो गोवा जाता है, वहाँ पे वो एक होटल में स्टे करता है। अब वो क्या करता है, उस होटल से बिल लेता है, होटल वाले बिल में CGST SGST लगा के देंगे वहाँ का, वो गोवा का CGST SGST होगा। अब रवि जो था वो राजस्थान का था। अब इस केस में क्या हुआ, रवि वापस आके अब वो बिल अपने CA को देता है, बोलता भाई इसका ITC ले लो। सामने वाले होटल वाले ने चढ़ा दिया, होटल बड़ा होटल था भाई, 5 स्टार होटल था, उसने GSTR 1 में भी चढ़ा दिया, 2B में भी रिफ्लेक्ट हो गया, सर्विस भी उसको रिसीव हुई थी, इन्वॉइस भी है, बची सारी कंडीशंस फुलफिल हैं। तो वो कहता है कि भाई इसका ITC ले लो। अब इस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ITC आपके 2B में रिस्ट्रिक्टेड आएगा, क्योंकि आप राजस्थान के हो तो राजस्थान का ही CGST SGST आप क्लेम कर सकते हो, या फिर अगर IGST लगा होता कहीं पे तो वो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन इस केस में अगर गोवा का CGST SGST लगा है तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते।
तो ये आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्टेड आएगा और इस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इसको क्लेम करते हो तो वही इंटरेस्ट और पेनल्टी का खतरा रहेगा। इसके बाद आता है मोस्ट डिस्प्यूटेड पॉइंट, टैक्स मस्ट बी पेड टू गवर्नमेंट। ये पॉइंट कहता है कि आपका जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो। अब इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में समझेंगे रूल 37A में। ये पॉइंट कहता है कि सप्लायर मस्ट डिपोजिट जीएसटी टू द गवर्नमेंट। कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं कि रिसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया था, सारी चीज़ें कर दी थी, लेकिन सप्लायर धोखेबाज निकला, सप्लायर भाग गया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। ऐसे केस में आपका आईटीसी रिवर्स हो सकता है अगर उसने वो टैक्स पे नहीं किया सरकार को। लास्ट कंडीशन आती है कि रिटर्न मस्ट बी फाइल। तो ये तो एक बेसिक कंडीशन है कि भाई आप 3B फाइल करोगे, उसी में आईटीसी क्लेम करोगे। अगर आपने 3B फाइल नहीं करी तो आप आईटीसी किस में लोगे? तो ये 6 बेसिक कंडीशंस आती हैं। आईटीसी की कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे 180 डेज पेमेंट रूल है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, टाइम लिमिट वगैरह है। तो इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। आईटीसी से रिलेटेड और भी कंडीशंस हैं, जैसे 180 डेज का पेमेंट रूल है, डेप्रिसिएशन का है, गुड्स रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट का है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट के केस में भी रूल 37A लगता है। तो ये सारी कंडीशंस हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करो।